Audio Jungle. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे आज हम यहाँ पर। बट जैसे कि आपको पता है, हमारा प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज का इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें कल हमने पॉलिटी 2 उसके 3 क्वेश्चंस आपके पुराने प्रीमिक्स से पूछे थे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन में आपको पार्लियामेंट के सेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई थी, आपको बताना था इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है, और उसी के चलते आपको 4 कोड्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए थे। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। पहली बात, यहाँ पर किसी भी तरीके का टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया है, और ये जो एड्रेस रहता है ये आपके स्पीकर का नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंट का रहता है। ठीक है जी, तो उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। वहीं बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में, एनसीएलएटी से रिलेटेड आपको पूछी गई थी स्टेटमेंट्स, पूछा गया था इनमें से कौन कौन से इनकरेक्ट हैं, और यहाँ पर आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली बात, कंपनीज एक्ट के आधार पर इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और जो इसमें चेयरपर्सन और मेंबर्स की बात की गई है, टर्म ऑफिस 5 साल है, बट वो आपके रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं। तो ये आपकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट थी। वहीं बात करें थर्ड क्वेश्चन के बारे में, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। वीमेन सेफ्टी के ऊपर आपकी अभ्यम ऐप बेसिकली लॉन्च की गई है। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चंस और ये थे इनके आंसर्स। तो यहाँ पर जो भी विनर है आप चेक कीजिए, हमारे यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट और हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरीज, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन रहा है इस प्रीमिक्स का विनर। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट और एसेट, इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको क्या बताना है, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं, और उसी के चलते 4 कोड्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। देखते हैं पहली स्टेटमेंट। कह रहे हैं एसेट के बारे में, एक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी रहती है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा ओन की जाती है या फिर किसी कंपनी द्वारा भी की जा सकती है। हालांकि जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है वो एक प्राइस होता है जो कि एक व्यक्ति को पे करना पड़ता है जब वो पैसा वहाँ पर बोरो करते हैं, और जो पेमेंट रिसीव करते हैं, और या फिर जब वो वहाँ पर लेंड करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। सेकंड में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका रेट इंटरेस्ट जो ये रहेगा, जब ये कम रहेगा तो एसेट का प्राइस भी आपका कम रहेगा। थर्ड में कह रहे हैं कि जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड प्राइस का भी, जो बेसिकली बॉन्ड का कोई भी प्राइस रहेगा तो वहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, इस तरह की कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कि बहुत ही सिंपल रहते हैं, ये आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहली स्टेटमेंट देख लें तो एसेट के बारे में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, और वहाँ पर इंटरेस्ट रेट के बारे में भी करेक्टली बताया गया है। ये एक तरीके से एडिशनल पैसा, जब आप बोरो करेंगे पैसा तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जब आप किसी को किसी से रिसीव करेंगे या आपने किसी को उधार दिया होगा तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट का जो पैसा रहेगा आप वहाँ रिसीव करेंगे। वहीं बात करें सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में कि जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एसेट का प्राइस भी कम होगा, तो ये गलत है। बेसिकली ये उल्टा रहता है, इनवर्स रिलेशन रहता है यहाँ पर एसेट और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसके प्राइस के बीच में। ठीक है जी, अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो एसेट का प्राइस बढ़ेगा, और उसी तरीके से जो आपके बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं वो भी वैसे ही रहते हैं। ठीक है जी, कि जैसे आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो जो आपका बॉन्ड का प्राइस रहेगा वो यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ईजी रहते हैं, बट आपको पूछ लिए जाएं तो कई बार हम कंफ्यूज भी जाते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट आपको सारे अपने क्लियर रखने हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों चीज़ों की आपको यहाँ पर डेफिनेशंस बताई गई हैं। वहीं बात करें जो आपका बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो अगर हम समझने की कोशिश करें, समझ लीजिए ये राज है। ठीक है जी, इन्होंने पैसा कमाया, अभी कह रहे हैं कि इन्हें बॉन्ड्स खरीदने हैं मार्केट से, तो इन्होंने बॉन्ड्स खरीद लिए आपके 1000 रुपए के 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से एनुअली। ठीक है जी, अब जैसे इन्होंने खरीदा उसे, अब इन्होंने खर्चा भी किया, तो अब इन्हें ज़रूरत पड़ रही है कि अब उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, अपने बॉन्ड्स बेच सकते हैं। किसे? संजना को। तो अब ये संजना को कहेंगे कि भाई तुम मेरे बॉन्ड्स खरीद लो, मैं तुम्हें इतने पैसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपने बॉन्ड्स यहाँ पर ट्रांसफर कर दूंगा। बट उसी टाइम क्या हुआ कि जो मार्केट का रेट था, जो पहले 10% था, वो यहाँ पर 15% हो गया। अब संजना को लगेगा कि अगर वो 10% के हिसाब से ही खरीदेगी तो उनका नुकसान है, तो वो यहाँ पर क्या कहेंगी, या तो भैया 800 रुपये में बेच दीजिए, या तो मैं मार्केट से खरीद लूंगी। अब राज भाई साहब को तो पैसों की जरूरत है, तो वो यहाँ क्या करेंगे कि ठीक है चलो हम आपको 800 रुपये में ही बेच देते हैं। तो यहाँ पर संजना का फायदा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, कि उन्होंने 10% के हिसाब से लिए, बट 800 रुपये में लिए तो उनको ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलेगी। तो वहीं पर संजना जो भी पैसे रहेंगे 800 के हिसाब से वहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, और जो वहाँ बॉन्ड्स रहेंगे वो संजना को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक तरीके से जैसे जैसे मार्केट रेट आपका बढ़ा, वैसे वैसे बॉन्ड का प्राइस भी वहाँ पर डिक्रीज हुआ। तो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
रिटेल डायरेक्ट स्कीम से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी यहाँ इनकरेक्ट हैं। ध्यान रखना है हमें ऐसी टर्म्स का कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं हमेशा की तरह। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स। सेकंड में कह रहे हैं कि अंडर द स्कीम जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं विल हैव फैसिलिटी टू ओपन एंड मेंटेन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद द ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स। थर्ड में कह रहे हैं जो आरडीजी है ये अकाउंट आपके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी यहाँ पर खोला जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें इनकरेक्ट हैं। तो करंट अफेयर रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली बात तो ये जो आपका रिटेल डायरेक्ट स्कीम है ये आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट होगी। और बेसिकली इसमें आपके सभी नेशनलाइज्ड बैंक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पर आरबीआई ही रहेगा जिसके आधार पर यहाँ पर जो भी अकाउंट बनाया जाएगा और यहाँ पर जो मेंटेन किया जाएगा, जो भी फैसिलिटी ओपन की जाएगी ये आरबीआई के साथ खोली जाएगी, ना कि नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ। और ये जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अब जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन बढ़ती जा रही है हर एक फील्ड हर एक सेक्टर में, तो यहाँ तो आप इजीली कर सकते थे कि ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ही। तो यहाँ आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, उसी के आधार पर बी ऑप्शन इनकरेक्ट, सॉरी आपके यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दी है। ठीक है जी। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस की है द लॉन्च ऑफ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, वन स्टॉप सॉल्यूशन है टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ठीक है जी। इस स्कीम में क्या रहेगा, कोई भी रिटेल इन्वेस्टर रहेगा वहां पर उनके पास फैसिलिटी है कि वो रिटेल डायरेक्ट ये जो आरडीजी अकाउंट है इसे ओपन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आरबीआई के साथ। ठीक है जी। तो यही आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। जो आपका आरडीजी अकाउंट है ये ओपन किया जा सकता है ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम। ठीक है जी। इसके लिए पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड पोर्टल रहेगा यहाँ पर, और ये जो पोर्टल रहेगा ये अलाउ करेगा जितने भी रजिस्टर्ड यूजर रहेंगे कि वो एक्सेस करें प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एक्सेस टू एनडीएसओएम नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, जो ये आपका पोर्टल है। ठीक है जी। तो ये क्या है ये पूरा सिस्टम, तो बेसिकली यहाँ पर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया है जो कि आरबीआई द्वारा यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ठीक है जी। और सोल पर्पस क्या है कि जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहेंगी उनकी इशूइंग की जा सके, एक्सचेंज की जा सके। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने जरूरी हैं। तो वहीं अगर हम देखें कि गोल क्या है इस तरीके के सिस्टम का, तो मतलब एक तरीके से अगर हम देखें कोई भी चीज अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है, डिजिटली की जाती है, तो बहुत सिंपल चीजें रहती हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में। वही बेसिक सा गोल इसका यहाँ पर भी है। ठीक है जी। वहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये रहे आपके नोट्स, आप पढ़ सकते हैं। बहुत बार वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके के जितने भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं या हमारी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स रहती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर इशू की जाती है। तो यहाँ पर ये जो सिक्योरिटीज रहती हैं शॉर्ट टर्म जिन्हें हम कहते हैं वो कैसी होती हैं, आपकी ट्रेजरी बिल्स के आधार पर मैच्योरिटी इनकी 1 साल से कम की रहती है। फिर आपकी लॉन्ग टर्म्स आती हैं जिन्हें हम यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं, या फिर आपकी जो डेटेड सिक्योरिटीज भी रहती हैं विद ओरिजिनल मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर और आपके इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी। तो ये दोनों ही आपकी जो केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, दोनों इसे इशू करती हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है कि किस तरीके से ये इशू करती हैं। ठीक है जी। तो इसी को फैसिलिटेट करने के लिए आरबीआई ने ये आपकी स्कीम निकाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनियन बजट, इस साल के बजट से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स हमें इधर प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल रिप्लेस द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विदाउट ग्रांट गिविंग पावर। कि कह रहे हैं कि जो आपका हायर एजुकेशन कमीशन रहेगा इंडिया का वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी जिसे हम कहते हैं, जो ग्रांट्स वहाँ पर इशू करता है या वो वहाँ पर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ को देता है, तो वहाँ पर उनसे ग्रांट गिविंग पावर यहाँ पर कम रहेगी, मतलब हटा दी जाएगी उसमें से, और बाकी ये उसे रिप्लेस कर देगा। सेकंड में कह रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन आपकी स्थापित की जाएगी देहरादून उत्तराखंड में। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्टली बताई गई है। ये जो आपका हायर एजुकेशन कमीशन है रिसेंटली अनाउंस किया गया है, इसकी स्थापना की जाएगी। बट जो सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है देहरादून उत्तराखंड में, तो ये आपका गलत है। ये आपका लेह में बात की गई है इसे वहाँ पर स्थापित करने के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर पहली ऑप्शन ही आपकी करेक्ट है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी तरीके से आपसे पूछ लिए जाते हैं, खासकर इको सर्वे और बजट। तो ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारा यूनियन बजट है उन्होंने प्रपोज की है क्वालिटेटिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ 1500 स्कूल्स टू इंक्लूड जितने भी आपकी कंपोनेंट्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के
साथ के साथ 100 न्यू सैनिक स्कूल्स भी आपके सेटअप किए जाएंगे, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स की भी पार्टनरशिप रहेगी, स्टेट्स की भी रहेगी, एनजीओस की भी रहेगी। साथ के साथ एक हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना की बात भी यहाँ पर की गई है। ठीक है जी, तो जिसके बेसिकली 4 सेपरेट व्हीकल्स रहेंगे, सेटिंग, एक्रीडिएशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी। तो बेसिकली जो हमने बात की, यूजीसी को तो रिप्लेस कर देगा, बट यूजीसी की जो एक बहुत बड़ी पावर है ग्रांट्स, बेसिकली ग्रांट करने वाली, कि किसी को पैसा वहां पर प्रोवाइड करना है, तो ये इस कमीशन के पास नहीं रहेगी। मतलब ये पावर कम कर दी जाएगी, बाकी सारा आपका ये यूजीसी को यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। वहीं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की थी, तो बेसिकली इसमें हायर एजुकेशन के लिए लद्दाख में और ज़्यादा बूस्ट हो, तो वहीं पर यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी लेह में प्रपोज की गई है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर बात हो रही है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर के बारे में। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है, और उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को उज्ज्वला स्कीम के बेनिफिट्स अवेल करने हैं, तो वो किसी और उस तरीके की स्कीम में रजिस्टर ना हो। सेकंड में कह रहे हैं आपका इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर ये सेटअप किया जाएगा फॉर द फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बुकिंग सभी हिली स्टेट्स में, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आएंगे। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरीके के आपके कुछ कंसेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं, जहाँ पे आपका डिफिकल्टी लेवल इसमें हम कह सकते हैं कि मीडियम है। तो यहाँ पर जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब उन्होंने इस साल का आपका यूनियन बजट पेश किया, तो उन्होंने कुछ की इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर में। उसी में से आपका था उज्ज्वला स्कीम का, जो कि ऑलरेडी बेनिफिट कर चुका है 8 करोड़ हाउस होल्ड्स को, तो वो अब एक्सटेंड किया जाएगा कि कवर करे 1 करोड़ और इस तरीके के बेनिफिशियरीज को। ठीक है जी, तो यहाँ पर इन जितने भी एप्लीकेंट्स रहेंगे तो उनका नाम होना चाहिए SCCC 2011। क्या है ये चीज़? ये आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 का जो ये सेंसस है, इसका जो डेटा है उसमें एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए, साथ साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और बात करें जो आपका इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसका जो ऑपरेटर है ये आपका सेटअप किया जाएगा, ताकि जो आपकी बुकिंग है इस तरीके की गैसेस की, तो वहाँ पर उसकी फैसिलिटेशन रहे और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें। तो वो उसे और बढ़ाने के लिए आपके ये यहाँ पर ऑपरेटर यहाँ पर सेट किया जा रहा है। तो बेनिफिट्स जो स्कीम के रहेंगे वो अवेलेबल रहेंगे फॉर द पीपल ऑफ ऑल हिली स्टेट्स, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आएंगे, जिसे हम प्रायोरिटी स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं स्टेट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा सकता है कि इस ऑपरेटर के आधार पर बताइए कौन कौन से स्टेट्स आपके यहाँ कवर किए जाएंगे। नीचे स्टेट्स के नाम आपको दिए गए हैं, आपको बताइए इनमें से कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, हम कोशिश करेंगे कि आपको इतना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए कि अगर क्वेश्चन किसी और तरीके से आए तो आप वहां पर अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 5th क्वेश्चन दोबारा से बजट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर करेक्ट हैं, उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपका एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड है वो क्रिएट किया जाएगा फॉर द ट्रैकिंग द प्रोग्रेस एंड टू प्रोवाइड विजिबिलिटी टू इन्वेस्टर्स ऑफ ग्रीनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सेकंड में कह रहे हैं जो रेलवेज है वो मोनेटाइज करेगा और रीडेवलप करेगा ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अलॉन्ग विद मेंटेनेंस ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट्स। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं बजट से रिलेटेड, थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि क्या क्या नए इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं बजट में। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जो पहले में बात हो रही है एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड के बारे में, ये जो आपका डैशबोर्ड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ये आपका ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, आपका ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या फर्क है दोनों ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के बारे में। सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है, इसमें आपके रेलवेज भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं, सबके अलग अलग यहाँ पर हम कह सकते हैं बातें रखी गई हैं कि किस तरीके से वो मोनेटाइज करेंगे दोनों सेक्टर्स को। तो यहाँ सेकंड सेगमेंट में बिल्कुल करेक्टली बताया गया है रेलवेज के बारे में, तो उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं बजट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वहीं बात करें कि क्या हमने बात की इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एसेट्स हैं उन्हें मोनेटाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसी के चलते आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की भी बात की गई है, ठीक है जी, जो कि आपके पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें जो डैशबोर्ड है वो आपके इसी चीज़ के लिए यहाँ पर रखा गया है। किस चीज़ के लिए? कि जितनी प्रोग्रेस रहेगी इस तरीके की पाइपलाइन में क्या ट्रैक कर रहे हैं, और साथ के साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहे, तो ये सभी चीज़ें आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। वहीं बात करें एयरपोर्ट्स के बारे में, जैसे हमने बात की सेकंड स्टेटमेंट में कि एयरपोर्ट्स और रेलवेज को भी यहाँ पर मोनेटाइज किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं बात करें रोड्स, रेलवेज और पावर सेक्टर एसेट्स, वो भी आपके कंप्राइज करते हैं ऑफ
% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो कि आपके मोनेटाइज किए जाएंगे विद द रिमेनिंग अपकमिंग सेक्टर, जैसे कि आपका टेलीकॉम हो गया, माइनिंग हो गया, एविएशन, पोर्ट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मोनेटाइज करने की कोशिश की जाएगी और सरकार कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पर रेज करने की। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने ही यहाँ पर अच्छा स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। प्रीलिम्स के लिए कुछ ही समय बचा है, अब आपको जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पर प्रैक्टिस करने की, ताकि आप एक सर्टेन कॉन्फिडेंस वहाँ पर गेन कर सकें कि अगर आपको एग्जाम में उसी डोमेन या उसी पेरिफेरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली वहाँ पर मार्क कर सकें। तो उसी के चलते हमारी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज शुरू हुई है। क्या है उसमें 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पुराने प्रीमिक्स से, जिसका सिलेबस आपको एक दिन पहले दे दिया जाता है। जो भी इन 3 क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर करता है तो उन्हें मिलता है अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज। करना क्या है, तीनों क्वेश्चंस का R1, R2, R3 तीनों क्वेश्चंस का एक ही कमेंट में करेक्ट आंसर लिखना है अपनी ईमेल आईडी के साथ, वहां पर आपको वाउचर भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं सारे प्रीमिक्स, तो हमारे प्लेटफॉर्म जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। आप जाके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कीजिए। यहाँ पर सारे प्रीमिक्स आपके डिटेल्ड फॉर्मेट में यहाँ अवेलेबल हैं, कंपाइल्ड फॉर्मेट में हैं, साथ में पीडीएफ्स भी अटैच्ड हैं, आप देख सकते हैं जाके, ताकि आप इजी तरीके से अपना रिवीजन यहाँ पर कर सकें। तो आज इकोनॉमी का दिन है, तो आज इकोनॉमी का प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज देखेंगे। 3 क्वेश्चन अब आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा, करेक्ट ऑप्शन पे मार्क करके अपना कमेंट पोस्ट कीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। 4 पेयर्स हैं। बात क्या हो रही है, अलग अलग शेप की जो रिकवरीज रहती हैं, VLZW, तो सबकी डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से आपके पेयर्स करेक्ट हैं, उसी के चलते 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं R2। बात हो रही है बेटर देन कैश अलायंस के बारे में। यहाँ दी गई हैं आपको 3 स्टेटमेंट्स, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। ठीक है जी, 4 कोड्स उसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। प्रीमिक्स में ही डिस्कस हुआ है, जिसका सिलेबस आपको कल दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R3 नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसकी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इन कोड्स की सहायता से कि कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, तीनों क्वेश्चंस के बारे में सोचिए, करेक्ट ऑप्शन वहां पर मार्क कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट कीजिए अपनी ईमेल आईडी के साथ। कल की बात करें, कल का क्या आपका सिलेबस है, कल एनवायरनमेंट का दिन है, तो हम दिसंबर और जनवरी जो कि हम इस वीक कवर कर रहे हैं, उसी के प्रीमिक्स आपको वहां पर जो हमारा प्लेटफॉर्म का लिंक जो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देखिए, एनरोल कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट और इन सभी प्रीमिक्स को वहां जाके रिवाइज कीजिए। कल के क्वेश्चंस जो 3 रहेंगे वो इन्हीं प्रीमिक्स से रहेंगे। ठीक है जी, अब आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और बेहतर करने के लिए हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव एक और लॉन्च किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। पोर्टल पे आपको जाना है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। पेपर 1, ठीक है जी, जो कि आपका जीएस का है, तो वही यहाँ पर रहेगा, CSAT इसमें नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जीएस का पेपर ही रहेगा। बट अब इसमें क्या है कि लाइव टेस्ट है कि 10 बजे शुरू हो जाएगा, 12 बजे ये खत्म हो जाएगा 12 सितंबर को। तो आपको सुबह 10 बजे ही बैठना पड़ेगा, ये टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा और इसकी आंसर की वीडियो सोल्यूशंस के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है जी, और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं हमारे, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हो गया, जिसमें आपका करंट पोर्शन है, फिर आपका स्टैटिक और करंट अगर आपको रिवाइज करना है तो उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिस ही इस टाइम आपके लिए बहुत ही एक रामबाण का काम करेगा यहाँ पर। तो इसमें आपके सेक्शनल और HLT टेस्ट अगर आपको देने हैं, FLTs भी देने हैं, तो उसके लिए आपके एक अलग से कॉम्बो अवेलेबल है, जिसमें वीडियो सोल्यूशन और विदाउट वीडियो सोल्यूशन की ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट 10 टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है जी, या आपको सारा ही कोर्स खरीदना है तो उसकी भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।